नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम उपभोक्ता अधिकार पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले उपभोक्ता क्या है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित इनको क्या अधिकार हैं उन पर बात करेंगे। सरकार के द्वारा इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और उपभोक्ता के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं और इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर भी हम आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार वहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, उपभोक्ता अधिकार। सबसे पहले हम बात करें उपभोक्ता कौन है, तो देखते हैं उपभोक्ता क्या होगा। तो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का क्रेता होता है, यानी कि किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करेगा या सेवा का प्रयोग करेगा। वस्तु जैसा कि हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, कपड़ा, जूता, जो भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्रेता की सहमति से वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला भी एक उपभोक्ता माना जाता है। जैसे कि हम देखते हैं अपने परिवार में हम वस्तु खरीदते हैं तो न केवल हम ही वस्तु का प्रयोग करते हैं जबकि हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका भी वो उपभोग करते हैं, तो वो भी उपभोक्ता कहलाएंगे। किंतु एक व्यक्ति जो वस्तुएं और सेवाएं बाजार में पुनः बिक्री के लिए खरीदता है वो उपभोक्ता नहीं समझा जाता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जैसे उत्पादक होता है किसी वस्तु को बनाने वाला, वो वस्तु को खरीदता है तो वो उपभोक्ता की दृष्टि के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। अन्य शब्दों में हम इसकी बात करें तो देखें हम कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं तथा सेवाओं का स्वयं अथवा उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा उपयोग या उपभोग करने के लिए क्रय करता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो वस्तुओं का उपभोग करता है, जैसा कि हम हो सकते हैं, या हमारे द्वारा खरीदी गई वस्तु का प्रयोग हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो वो भी उपभोक्ता कहलाएंगे। वस्तुओं में उपभोग्य एवं स्थायी दोनों प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित है। उपभोग्य जैसे आप दूध है, सब्जी है, वो शामिल होगी। स्थायी जैसे हम लंबे समय तक कोई वस्तु चलती है, जैसे आप फर्नीचर देख सकते हो, आप टीवी फ्रिज देख सकते हो, तो ये है। जिन सेवाओं का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है वे हैं परिवहन, बिजली, सिनेमा, ये सब सेवाओं के अंतर्गत होंगे। तो कहीं ना कहीं एक उपभोक्ता के अंदर वह व्यक्ति शामिल होगा जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं व सेवाएं खरीदता है, या तो वो खुद उनका प्रयोग करेगा या फिर उनके परिवार के या अन्य सदस्य द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा, वो उपभोक्ता कहलाएगा। अब हम वस्तुओं और सेवाओं को विस्तार से जानें, आखिर वस्तुएं सेवाएं क्या होते हैं। चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं वस्तुएं और सेवाएं क्या हैं। वस्तुएं वे उत्पाद है जिनका विनिर्माण या उत्पादन किया जाता है और उपभोक्ताओं को खुदरा या थोक विक्रेताओं के माध्यम से बेचा जाता है। जिनको मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, जैसे आप देखते हो कि कपड़ा हम लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी मशीनों के द्वारा या फैक्ट्री के माध्यम या विनिर्माण के माध्यम से उनका निर्माण होता है। तो या किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे किसान गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो उनका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो हम खुदरा विक्रेता से खरीदें चाहे थोक विक्रेता से खरीदें, वो वस्तुएं कहलाएगी। और सेवाओं से हमारा अभिप्राय रहेगा कि किसी भी प्रकार की सेवा जो संभावित उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करती है, जैसे आप बैंकिंग देख लो, बीमा है, परिवहन है, बिजली है, या दूसरी ऊर्जा की जो भी है पूर्ति है, आवास है, निर्माण कार्य है, किसी प्रकार का जल की जो सप्लाई है, स्वास्थ्य है, जैसे हम डॉक्टर से स्वास्थ्य संबंधित, या उत्सव है, या विनोद मतलब मनोरंजन है, किसी भी प्रकार के ये सारा का सारा है वो सेवा के अंतर्गत शामिल होगा। जैसे अध्यापक से हम शिक्षा ले रहे हैं तो वो भी एक सेवा के अंतर्गत शामिल हो रहा है। तो इसमें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं या ठेके के अंतर्गत की गई व्यक्तिगत सेवाएं शामिल नहीं होती है। थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान में रखना, बाकी इतनी आपको गहराई में नहीं जाना है। वस्तुओं और सेवाओं को आपको जानना है कि वस्तुएं क्या होती हैं, सेवाएं क्या होती हैं। और हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आप एक समझ आपको विकसित करनी है कि उपभोक्ता कौन है, वस्तुएं और सेवाएं क्या है। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनने की आपकी रीट एग्जाम में संभावना नहीं है। केवल आप एक सामान्य अर्थों में उपभोक्ता के बारे में जान पाएं और वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जान पाएं। आगे हम इसमें चलें तो यहाँ हम देखें कि उपभोक्ता
के अधिकारों की क्यों बात की गई है? आखिर उपभोक्ता को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उनके अधिकारों पर चर्चा की जा रही है? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि उपभोक्ता के साथ किसी भी वस्तु के संबंध में शोषण होता है या कोई वस्तु उनके पसंद नहीं आई, तो आमतौर पर ये होता है कि वो दुकानदार या जो भी उत्पादक है वो सारा का सारा जिम्मा है वो उपभोक्ता पर छोड़ देता है, और आखिरकार उपभोक्ता है उसको या तो उस दुकान को बदलना पड़ता है या वो ब्रांड को बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ता के साथ शोषण होता है। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाता है, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देता है जिनका वर्णन पहले नहीं किया गया हो, या मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सभी में उपभोक्ताओं को नुकसान है। भारत में हम देखें, सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ है। उपभोक्ता को लेकर ये जो आंदोलन हुआ है, जिसमें अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसे वजन कम तोलना, अतिरिक्त शुल्क जोड़ देना, इनके कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार के शुरुआत इसके अंतर्गत की गई है। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। तो कहीं ना कहीं आपसे इस बिंदु को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि व्यवस्थित रूप से अगर हम बात करें उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब से हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना 1960 के दशक में इसका उदय हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं हैं वो वृहत स्तर पर जो उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेख है के लेखन है, प्रदर्शनी का आयोजन करने लगे हैं। तो इस प्रकार से उनके समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य अनेक प्रकार से इन आंदोलन का आगे बढ़ाने का कार्य 1970 के दशक के अंतर्गत किया गया है। जबकि व्यवस्थित रूप से अगर शुरुआत की जाए तो 1960 के दशक। तो ये यहाँ कुछ न कुछ बिंदु हमारे सामने निकल कर आए हैं कि इन वजह से उपभोक्ता आंदोलन या उपभोक्ता अधिकार की बात की गई है, क्योंकि इनके साथ उपभोक्ताओं के साथ किसी न किसी प्रकार से बाजार में शोषण किया जाता है। आगे इसमें हम चलें, इन सभी ही प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहत स्तर पर उपभोक्ता के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ है। और 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया और यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा का मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। CO से हो गया कंज्यूमर, PR से हो गया प्रोटेक्शन और A से हो गया एक्ट। कोपरा एक्ट 1986 के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बाद हम देखें, इसमें कोपरा में जो उपभोक्ता है उनके अधिकारों की बात की गई है। उपभोक्ता को किसी प्रकार की शोषण किया जाता है तो उपभोक्ता अदालतों का इसके अंतर्गत निर्माण किया गया है, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। और वर्ष 2019 में इस कानून 1986 का जो उपभोक्ता से संबंधित था उसमें संशोधन किया गया और इसमें ऑनलाइन खरीद को भी शामिल किया गया। तो ये थोड़ा सा आप डाटा ध्यान में रखना, 2019 में इसमें संशोधन किया गया। तो ये कोपरा जो कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है, ये 1986 में आया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। एक मोटे रूप में यहाँ ये एक डेट दे रखी है, इनको भी ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये थोड़ी सी डेट आप ध्यान में रखना। और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और 1986 में ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम आया, जिसका 2019 में संशोधन किया गया। तो ये डाटा आपको ध्यान में रखना, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और 1986 के जो अधिनियम में किस प्रकार के उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए, उन अधिकारों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं आगे। हम सबसे पहला जो अधिकार हम देख पा रहे हैं, सुरक्षा का अधिकार, क्योंकि उपभोक्ता का जीवन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिसमें उपभोक्ता का जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है, इसलिए उपभोक्ता को सबसे पहला अधिकार दिया जाता है, सुरक्षा का अधिकार दिया जाता है। तो इन पर आधारित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कितने तो अधिकार है, तो आप मोटे रूप पे ध्यान में रखिएगा 6 अधिकार दिए गए हैं। और सुरक्षा का अधिकार
किन परिस्थितियों में देता है, इनको आप थोड़ा सा बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करना, क्योंकि आजकल एग्जाम का में जो प्रश्न का लेवल है वो अलग स्तर का है। इसलिए आप सुरक्षा का अधिकार क्या है उसको थोड़ा आप गहराई से जानने का प्रयास करना। सुरक्षित रहने का अधिकार होता है क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें, और ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। एक उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने प्रेशर कुकर देखा है, में एक सेफ्टी वाल्व होता है, और वो उस सेफ्टी वाल्व है, वो कुकर का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट हम देख सकते हैं। अगर वो ख़राब होगा तो एक खतरा उपभोक्ता के साथ बना रहेगा, जो यदि ख़राब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को उसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाई को देखकर ये सुनिश्चित करना होगा कि ये गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं किया गया। तो इस प्रकार के काफ़ी हम उदाहरण देख सकते हैं जीवन में कि जिनका प्रयोग करने में उपभोक्ता को हो सकता है किसी प्रकार की खतरा का सामना या जीवन जोखिम उनका हो सकता है। इसलिए उत्पादक को ऐसी वस्तुएं बनाते समय बिल्कुल उपभोक्ता के जो जीवन है, उसकी संपत्ति है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन वस्तुओं को ध्यान में बनाना होगा और उनकी क्वालिटी को बिल्कुल मेंटेन रखना होगा। ये है सुरक्षा का अधिकार। आगे हम और अन्य अधिकारों पर बात करें। दूसरा अधिकार हम देखें, सूचना पाने का अधिकार। बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। आमतौर पर हम किसी प्रकार की वस्तु खरीदते हैं तो हमें जो भी उत्पादक है, बेचने वाला है, उससे विभिन्न प्रकार की जानकारी, जैसे उस वस्तु में उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या मिलाया गया है, कब बनाया गया है, वो तमाम जानकारी हम उस उपभोक्ता के द्वारा उन उत्पादक या बेचने वाले से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है, ये हमें प्राप्त हुआ है। इसमें देखते हैं अपन, उपभोक्ता को उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता या स्तर या श्रेणी तथा मूल्य के संबंध में जानने का अधिकार है, जैसा कि वह किसी वस्तु या सेवा का क्रय करने से पहले सही चुनाव कर सके। इसके साथ ही वस्तु के उपभोग के समय उससे होने वाली क्षति अथवा चोट से बचने के लिए उपभोक्ता को सुरक्षा के किन उपायों को ध्यान रखना चाहिए, उसके प्रयोग को भी वो जान सकता है कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। इस संबंध में जहाँ भी आवश्यकता हो उपभोक्ता को सूचना प्रदान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए गैस सिलेंडर को लें तो पूर्तिकर्ता को उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। जब गैस का प्रयोग न हो तो रेगुलेटर की सहायता से गैस के प्रवाह को बंद कर देना चाहिए। तो ये तमाम जो जानकारी है वो उपभोक्ता को पाने का अधिकार है, जिसका दूसरा नाम है सूचना का पाने का अधिकार। पहला हमने पढ़ा सुरक्षा का अधिकार। जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे। ये जानकारी उस वस्तु के अवयव, मूल्य, बेच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभाव और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां आप वस्त्र खरीदते हैं तो धुलाई संबंधित निर्देश प्राप्त कर सकते हैं और उनसे संबंधित वो जानकारी आप जो भी बेचने वाला विक्रेता है उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसी में संदर्भ में आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। और सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया। बिल्कुल ध्यान में रखना डेट, ये अक्टूबर 2005 में, जिसको RTI बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। और जो अपने नागरिकों, सरकारी विभाग के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने का अधिकार को सुनिश्चित करता है। यानी अब RTI के तहत किसी भी कार्यालय, किसी भी विभाग से आप जो चाहे वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार दो अधिकार हमने उपभोक्ता के पढ़े हैं, सुरक्षा का अधिकार और सूचना पाने का अधिकार। अन्य अधिकारों पर चर्चा करें। इसमें तीसरे अधिकार है चयन का अधिकार। बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने अधिकांश देखा, जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं आपको। जैसे आप कोई व्यक्ति है, जैसे राकेश है, और वो किसी कोचिंग में दाखिला लेता है। 2 वर्ष का कोर्स होता है और उसकी फीस है 20,000 रुपये। और राकेश वहाँ लगभग 1 वर्ष रहता है और 1 वर्ष रहने के पश्चात उसे लगा कि मुझे कहीं और, मेरा कोचिंग में कहीं और एडमिशन होना चाहिए या लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो कोचिंग मालिक से आधी फीस, जो कि 1 वर्ष की मान लीजिए 10,000 बन गई है, तो लेता है।
तो कोचिंग जो मालिक है वो 10,000 उसे लौटाने का मना कर देता है। ऐसी स्थिति में उसके चयन का अधिकार समाप्त होता है। इसी के अलावा और भी देखें, जैसे कई बार क्या होता है कि दंत मंजन होता है, उसके साथ ब्रश देने की जो विक्रेता है वो डिमांड रखता है कि आपको इस दंत मंजन के साथ ब्रश लेना ही पड़ेगा। और अभी हम देखें, जैसे कई बार होता है कि हम नया गैस कनेक्शन लेते हैं, नया गैस कनेक्शन के साथ जो विक्रेता होता है वो चूल्हा देने की भी बात करता है कि आपको चूल्हा खरीदना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की ये सारी स्थितियां हैं वो चयन के अधिकार को बताती है कि आपको चयन करने का अधिकार है। कई बार हम खरीदते हैं तो हमें जो विक्रेता के द्वारा दबाव भी बनाया जाता है। तो हम देखते हैं प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को उनकी विभिन्न किस्मों में से चयन का अधिकार है। कई बार विक्रेता एवं व्यापारी घटिया गुणवत्ता वाली वस्तु को बेचने के लिए दबाव के हथकंडे अपनाता है, और कभी कभी उपभोक्ता भी टीवी पर विज्ञापनों से प्रभावित हो जाता है। और उपभोक्ता यदि अपने चयन के अधिकार के प्रति सचेत है तो इन संभावनाओं से बचा जा सकता है। तो दूसरा है चयन का अधिकार। और तीसरे की बात करें हम, सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार ही होता है प्रतिनिधित्व का अधिकार, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। और इसके अंतर्गत हम देखें कि इस अधिकार के 3 विभिन्न अर्थों में समझा जा सकता है। व्यापक अर्थ में इसका अर्थ है कि जब भी सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता के हितों को प्रभावित करने वाले कोई भी निर्णय लिए जाए तो उपभोक्ता की सलाह ली जाए। और उपभोक्ता को यह भी अधिकार है कि निर्माता, विक्रेता एवं विज्ञापनकर्ता जो ऐड कर रहा है, उत्पादन एवं विपणन, उत्पादन से संबंधित और विपणन यानी व्यापार से संबंधित निर्णय लेते समय उनके विचार जाने। और तीसरा हम देखें कि उपभोक्ता की शिकायतों की सुनवाई के समय अदालती कार्रवाई के मध्य उनकी सुनवाई का अधिकार है। तो मोटे रूप में यहाँ 3 अर्थ निकल के आते हैं कि, और देखें कि उपभोक्ता की सुनवाई का यहाँ अधिकार है। वो अदालत में विभिन्न प्रकार के, उसमें किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो वो अदालत में, जो उपभोक्ता अदालत है जिनके आगे हम बात करेंगे, इस प्रकार सुनवाई का अधिकार उपभोक्ता को प्राप्त होता है। आगे इसमें अब बात करें और अधिकारों की, हम इसमें हमें निवारण का अधिकार, जिसको क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें, जब भी किसी उपभोक्ता को अनुचित व्यवहार जैसे अधिक मूल्य वसूलना, घटिया गुणवत्ता वाली अथवा असुरक्षित उत्पादों को बेचना, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति में नियमितता की कमी के संबंध में कोई शिकायत है, या फिर उसे दोषपूर्ण अथवा मिलावटी वस्तुओं के कारण कोई हानि हुई है अथवा चोट पहुंची है, तो उसके अनेक निवारण का अधिकार है, उसे उनके निवारण का अधिकार दिया गया है। उसे दोषपूर्ण वस्तुओं के स्थान पर दूसरी वस्तु अथवा विक्रेता द्वारा मूल्य वापसी को प्राप्त करने का अधिकार मिला है। उसे उचित न्यायालय में वैधानिक समाधान पाने का भी अधिकार है। यह अधिकार उपभोक्ता को ये विश्वास दिलाता है कि उनकी शिकायत पर उचित ध्यान दिया जाएगा। इस अधिकार में यदि आपूर्तिकर्ता अथवा विनिर्माता की कोई गलती के कारण उन्हें कोई हानि हुई है अथवा किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो उपभोक्ता के लिए उचित क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान इसके अंतर्गत दिया गया है। और छठा जो अधिकार है उसमें उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी सरकार के द्वारा उपभोक्ता को इस प्रकार की जागरूकता प्रदान करना किसी भी माध्यम से कि वो अपने अधिकारों को जान पाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुख्य रूप से ये 6 अधिकार हैं जो उपभोक्ता को प्राप्त है। आगे हम इसके अंदर बात करें उपभोक्ता की शिकायतों के निपटाने वाली संस्थाएं। तो इसमें मोटे रूप से हम देखें तो एक तो आपका है सरकारी परिषदें और दूसरा है उपभोक्ता न्यायालय। और इसके अलावा जो गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ हैं, वो भी इस प्रकार के जो उपभोक्ता है उनको मदद प्रदान करते हैं। उपभोक्ता न्यायालय की बात करें तो उपभोक्ता न्यायालय त्रिस्तरीय है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग NCDRC, ये हो गया आपका केंद्रीय स्तर पर। और दूसरा हो गया आपका राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग, और तीसरा है जिला उपभोक्ता फोरम। तो उपभोक्ता न्यायालय के 3 स्तर है, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ये आपको तीनों के नाम ध्यान में रखने हैं, प्रश्न बन सकता है, यहाँ से बनने की संभावना है। तो इस प्रकार इसके बाद में हम देखें सरकारी परिषद है वो द्विस्तरीय है, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद
और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जिसको CCPC है और जिसका जो संचालन है उपभोक्ता मामला के जो प्रभारी केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाता है, और यहाँ इसका जो है वो नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। और राज्य स्तर का है ये एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद SCPC है, और हर राज्य में इसका संचालन राज्य सरकार में उपभोक्ता मामले के जो प्रभारी राज्य मंत्री है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका सरकारी परिषद है, ये भी आपको ध्यान में है। इसका लगभग ये माना जाता है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का एक साल में एक बैठक होना जरूरी है, और राज्य उपभोक्ता संरक्षण में साल में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। और इनमें जो उपभोक्ता से संबंधित मामले हैं उन पर बात की जाती है बैठक के अंतर्गत। इसमें आगे हम बात करें, अब हम बात करें उपभोक्ता के दायित्व की। उपभोक्ता के अधिकारों के साथ साथ उनके दायित्व भी है, और सबसे पहला दायित्व हम देखें स्वयं सहायता का दायित्व है। कई बार हम खरीदारी करते हैं तो विक्रेता पर निर्भर हो जाते हैं, बेचने वाले पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें स्वयं को इस प्रकार के निर्णय लेने होंगे कि ये वस्तु की क्वालिटी कैसी है, हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो इस प्रकार स्वयं सहायता का दायित्व खुद का है, खुद की जिम्मेदारी है, ज़्यादा विक्रेता पर निर्भर होना गलत है। दूसरा हम देखें लेन देन का प्रमाण, यानी हम जब भी खरीदारी करें तो हम उससे संबंधित जो भी लेन देन की जो प्रमाण है, स्लिप है, रसीद है, वो लेना जरूरी होगा, अन्यथा हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं होता है। कई बार कोई वस्तु हम खरीदते हैं वो ख़राब निकल जाती है, बिना हमारे बिल के, हमारे पास कोई बिल नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, तो हम उसके खिलाफ किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते। उचित दावा, उचित दावा का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि हम यथास्थिति में हम देखें कि उपभोक्ता जो विक्रेता है उसकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती, परंतु फिर भी हम उस पर दावा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बचना चाहिए, गलत दावा हमें किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए। आगे हमारी जो दायित्व हम देखें, उत्पादक अथवा सेवाओं का उचित उपयोग होना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमें यह लगता है कि ये वस्तु तो हमारी गारंटी में होती है, तो हम बिना सोचे समझे उसका यूज करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, ऐसा गलत है। तो इस प्रकार की ये विभिन्न दायित्व हैं जो उपभोक्ता से संबंधित है, तो इन दायित्वों को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करें एक सामान्य समझ पर आधारित में कुछ प्रश्न है जो आपके सत्य है, थोड़ा सा इस पर हम बात करें। जैसा कि पहला हम देखें, एक उत्तरदायी उपभोक्ता वह है जो अपने हितों की रक्षा स्वयं करने का प्रयत्न करता है। ये बात सत्य है, असत्य है? भाई सत्य उत्तरदायी उपभोक्ता होगा जो अपने हितों की रक्षा स्वयं करने का प्रयास करेगा। दूसरा हम देखें, एक उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में विक्रेता पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, एक उपभोक्ता कोई वस्तु है उसकी गुणवत्ता के संबंध में विक्रेता पर न होकर खुद उसकी जानकारी उसको लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। सही बात है। यदि मैंने हर संभव सावधानी बरतते हुए वस्तु का क्रय किया है तो मैं अपने निवारण के लिए अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, गलत बात है। आपने सावधानी बरती है, उसके बाद भी किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उत्पादक की कोई गलती हो, इसका मतलब आप निवारण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हो। फिर है, गारंटी अवधि के दौरान वस्तुओं का ध्यान से उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, गलत बात है। गारंटी अवधि हो या न हो, हमें वस्तु का तो प्रयोग बड़ी सावधानी से और अच्छे तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। आगे हम बात करें इसमें कि एक उपभोक्ता के रूप में एक दोषपूर्ण बिजली के हीटर से मुझे शारीरिक क्षति पहुंची, नुकसान पहुंच गया तथा मैंने इलाज पर 50,000 व्यय किए, तो मुझे 50,000 क्षतिपूर्ति के रूप में दावा करने का अधिकार है, गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपके तो कितने भी लग सकते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें बिल्कुल उस समय लेते समय सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। और अपने इतना हम दावा नहीं कर सकते कि जितना हमारा खर्चा हो सारा का सारा हम उनसे वहन करें, कुछ हद तक हम उनके पाने का अधिकार है। और आगे हम इसमें और कुछ प्रश्न है उनको बात करें। इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया आपको बताना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार है। ऊपर वाले प्रश्न का जवाब यहाँ आ गया। 1986 में उपभोक्ता के दायित्व में शामिल है, बताइएगा। उत्पादक का उचित प्रयोग, उत्पाद का है वो उचित प्रयोग, शिक्षा का अधिकार, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, उपभोक्ता के सदैव उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में जाना। तो ये आपको बताना है, दायित्व बताना है, नहीं कि अधिकार बताना है। तो उत्पाद का उचित प्रयोग करना ये उसका दायित्व है। उपभोक्ता आंदोलन संकेत देता है, उपभोक्ता से संबंधित है।
कौन सा अधिकार उपभोक्ता को उचित प्रतिकार दिलाता है, दिलाने का, यानी जो भी उसकी क्षति है वो दिलाने का अधिकार कौन सा है, निवारण का अधिकार है। ये प्रश्न है जिनको आपको इसमें आपस में इनका मिलान करना है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद आप नीचे देखिएगा, एक व्यवसायी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में ग्राहक को बताए, क्योंकि गुणवत्ता के बारे में वह स्वयं पता लगाना चाहिए। गलत बात है, व्यवसायी को भी उसकी जानकारी देनी चाहिए। सेवाएं प्रदान करने वाले ग्राहकों को खराब सेवाएं प्रदान करने के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, सेवाओं वालों को भी ठहराया जा सकता है। कई बार हमें सर्विस है वो गलत दे दी जाती है, तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि उस सर्विस देने वाले को हम गलत नहीं बता सकते, ये भी है, तो ये भी गलत बात है। सुनवाई का अधिकार ग्राहकों को ये सुविधा प्रदान करता है कि वे अपने हितों से संबंधित उचित संस्थान में सुनवाई के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सुनवाई का अधिकार प्रभावपूर्ण तरीके से तभी अपनाया जा सकता है और यदि ग्राहक असंगठित हो। गलत बात है, चाहे संगठित हो चाहे असंगठित हो, सुनवाई का अधिकार सभी को मिलेगा। ग्राहक को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से वस्तुएं चुन सके तथा व्यवसाय भी ग्राहकों के वस्तु चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे। सही बात है ये। तो ये कुछ प्रश्न इसके अंतर्गत आपको दिए गए हैं। इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना है और एक सामान्य समझ आपको विकसित करनी है और कहीं ना कहीं इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आपसे मेरी अपील है कि इससे संबंधित जो भी कमेंट है आप ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।